नमस्कार स्टूडेंट, मैं नदीम अहमद स्वागत करता हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ताकि विगत कक्षाओं में हमने पढ़ लिया था मानव स्वास्थ्य एवं देखरेख के बारे में, जिसमें संक्रामक असंक्रामक रोग, मानव स्वास्थ्य क्या होता है, उसी टॉपिक को आज हम लगातार कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखिए, जहाँ पे हम बात करते हैं आज जो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले कौन से रोग हैं? प्रोटोजोआ जनित जो निम्न कोशिकाएं होती हैं या उनसे बने जीव होते हैं, उनके द्वारा होने वाले रोग, जैसे अमीबा द्वारा, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, और भी बहुत सारे रोग हैं जो एक कोशिकीय जीवों के द्वारा होते हैं या प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। तो प्रोटोजोआ एक एकल कोशिका वाला प्राणी है। जैसे अमीबा होता है, तो अमीबा किस में आता है? अमीबा आता है प्रोटोजोआ के अंदर। यह संभव हर आवास में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय है तो लगभग संसार के सभी स्थानों पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। पहला पढ़ते हैं इसमें अपन, जो प्रोटोजोआ जनित रोग है उसमें मलेरिया। मलेरिया किससे होता है पता है आपको? जो मच्छर होता है, फीमेल मच्छर मादा एनोफ्लीज के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। अब आप कहेंगे कि मच्छर तो क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। अब आप पढ़ा रहे हैं प्रोटोजोआ जनित रोग, तो ये कैसे होता है? देखिए, ये मादा एनोफ्लीज मच्छर की लाल ग्रंथि में पाए जाने वाले प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स के कारण होता है। जो मादा एनोफ्लीज होती है उसकी लाल ग्रंथि के अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है? एकल कोशिका है। एकल कोशिका मतलब क्या है? प्रोटोजोआ है। इसकी जो अवस्था है उसकी अवस्था है स्पोरोजोइड्स अवस्था। स्पोरोजोइड्स अवस्था होती है प्लाज्मोडियम की। तो इसके कारण क्या करता है? ये मलेरिया फैलाता है। तो मलेरिया जो मुख्यतः होते हैं, 4 प्रतिरूप पाए जाते हैं मलेरिया के। कितने पाए जाते हैं? 4 प्रकार के मलेरिया कॉमनली पाए जाते हैं। पहला होता है मलेरिया वाइवेक्स, जिसको आप पीवी कहते हैं। यह सबसे अधिक पाए जाने वाला मलेरिया होता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबसे अधिक पाए जाने वाला मलेरिया कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नंबर 2 है प्लाज्मोडियम ओवेल। यह सबसे दुर्बल प्रकार का मलेरिया है जो लगभग मिलना असामान्य है। जल्दी से ये रोग की श्रेणी में नहीं मिलता है अपन को आसपास। अगला है वो है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इसको बोलते हैं पीएम। यह हर जगह नहीं पाया जाता है। ये भी क्या होता है? हर जगह नहीं पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है मलेरिया वाइवेक्स। और एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये फैल्सी है। फैल्सीफेरम इसको बोलते हैं पीएफ, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये जो क्वेश्चन है ये इस बार के आरएस प्री एग्जाम में आया था कि सबसे हानिकारक या सबसे खतरनाक मलेरिया का प्रतिरूप कौन सा है? तो वो है मलेरिया फैल्सीफेरम। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है वो सबसे खतरनाक मलेरिया होता है। सबसे जो हानिकारक मलेरिया है वो कौन सा है? वो है मलेरिया पीएफ, इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये आरएस प्री एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इस बार कि सबसे हानिकारक जो मलेरिया है वो है मलेरिया फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। मलेरिया के लक्षण देखिए, मलेरिया के लक्षण है आरबीसी को नष्ट करता है। जो आपके रेड ब्लड सेल है, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनको नष्ट करता है। और क्या लक्षण है? तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, हाथ पैर का दर्द होना। तो ये सब क्या है? इसके लक्षण हैं। किसके हैं? मलेरिया के। तो सबसे जो हानिकारक मलेरिया है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है मलेरिया वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये मलेरिया के प्रतिरूप है। 4 प्रकार के मलेरिया मुख्यतः पाए जाते हैं। सबसे हानिकारक याद रखिएगा कौन सा है? मलेरिया फैल्सीफेरम। उपचार देखिए, उपचार है कुनेन, प्रमुख औषधि है। जो मलेरिया के अंदर काम आती है ना, वो है कुनेन। कुनेन औषधि है। कुनेन औषधि है। तो ये का काम आती है किसमें? मलेरिया के अंदर काम आती है।
एग्जाम में पूछ लिया जाता है कुनैन का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है, तो किया जाता है मलेरिया के लिए किया जाता है। एक नोट है कि कुनैन किससे प्राप्त होती है, कुनैन किससे प्राप्त होती है। ये जो कुनैन है इसको आप एक एग्जाम में ये क्यूनिन के नाम से आया था, क्यूनिन के नाम से भी ये वर्ड आता है एग्जाम में। जब एलडीसी का पेपर 2018 हुआ था तो उसमें ये वर्ड आया था क्यूनिन के नाम से। तो कुनैन या क्यूनिन किससे प्राप्त होता है, तो वो होता है सिनकोना, एक पादप होता है आवर्तबीजी पादप सिनकोना, उसकी छाल से प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कुनैन पादप के किस भाग से प्राप्त होती है, कुनैन पादप के किस भाग से प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है, वो छाल से प्राप्त होती है, छाल से प्राप्त होती है। कौन सा पादप है वो, सिनकोना पादप है वो। सिनकोना क्या है, एक आवर्त बीजी पादप है जिसकी छाल से क्या होता है, कुनैन प्राप्त किया जाता है। कुनैन औषधि है जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। लोरोन ने मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। जो मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया का जो परजीवी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो इसकी खोज किसने की, लोरान ने की थी, लोरान। मैकुलोस ने क्या दिया, मलेरिया शब्द दिया। तो मलेरिया शब्द का नाम है वो किसने दिया, वो मैकुलोन ने दिया। सर रोनाल्ड रॉस ने क्या किया, 1887 में मलेरिया रोग की पुष्टि की। इन्होंने सर रोनाल्ड रॉस ने क्या बताया कि मलेरिया नामक बीमारी होती है, कैसे होती है, इसकी इन्होंने पुष्टि करी थी। ये क्या किया, इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो सर रोनाल्ड रॉस को क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। किस लिए मिला, मलेरिया रोग की पुष्टि करने के लिए कि मलेरिया रोग ऐसे फैलता है, जो परजीवी अवस्था है वो प्लाज्मोडियम होती है, तो इसके विभिन्न चरण बताए इन्होंने कि ऐसे फैलता है। तो मलेरिया रोग की पुष्टि किसने करी, सर रोनाल्ड रॉस ने करी थी। नंबर 2 आता है प्रोटोजोआ जनित रोग में अतिसार, जिसको बोलते हैं डायरिया, जो होता है जियार्डिया इंस्टेटाइनेलिस द्वारा होता है। ये एक परजीवी है प्रोटोजोआ, जिसके कारण क्या है, अतिसार या डायरिया बीमारी हो जाती है। संक्रमण कैसे होता है, भोजन व पेय पदार्थ से। जो दूषित प्रकार के भोजन, दूषित भोजन, जल के सेवन से अतिसार या डायरिया हो जाता है। लक्षण क्या है, बार बार मलोत्सर्ग आना, मतलब जो मलोत्सर्ग होता है वो बार बार हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो संक्रमित भोजन है, संक्रमित जल है, दूषित जल है, उसका सेवन कर लिया जाता है, जिस कारण क्या होता है, अतिसार या डायरिया हो जाता है। और जियार्डिया इंस्टेटाइल नेलिस के द्वारा ये होता है। नंबर 3 है अम्बीबिया पेचिस। अम्बीबिया पेचिस भी क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, जो किससे होता है, एंट अम्बीबा स्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। एंट अम्बीबा स्टोलाइटिका ये अम्बीबा की प्रजाति होती है। अम्बीबा जो एक कोशिकीय जीव होता है, तो समस्त क्रियाएं जो एक कोशिका के अंदर होती है वो होती है एक कोशिकीय। एक कोशिका की प्रजाति अम्बीबा, और अम्बीबा की जो प्रजाति है वो क्या है, एट अम्बीबा स्टोलाइटिका। जो अम्बीबिया पेचिस है ये किससे फैलता है, एंट अम्बीबा स्टोलाइटिका से फैलता है। संचरण कैसे होता है, फैलता कैसे है, दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा। क्योंकि जो जल होती है, जल होता है उसमें असंख्य प्रकार के प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं, क्योंकि एक कोशिकीय होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए अपन को, पानी को छान कर उबाल कर पीना चाहिए, स्वच्छ भोजन करना चाहिए, ये इसके उपचार हैं। जो इसका प्रभावित अंग है अम्बीबिया पेचिस का, वो है आंत। आंत होती हैं आपकी आंतें, वो क्या होता है, इसका प्रभावित अंग है। उपचार देखिए, स्वच्छता करनी चाहिए और एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेनी चाहिए। नंबर 4 है पायरिया। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में पायरिया देखने को मिलेगा। तो पायरिया होता है एंट अम्बीबा जिंजेवेलिस के द्वारा। ये भी क्या है, अम्बीबा की एक प्रजाति है, अम्बीबा की एक प्रजाति है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था अम्बीबिया पेचिस, वो किससे होता है, एंट अम्बीबा स्टोलाइटिका के द्वारा। लेकिन जो पायरिया होता है वो किससे होता है, एंट अम्बीबा जिंजेवेलिस से होता है। लक्षण क्या है, मसूड़ों में खून आना, मवाद आना, वो घाव हो जाना। तो जो मसूड़े होते हैं, दांत होते हैं अपने,
और जो दांत की स्किन्स होती हैं ऊपर वाली मसूड़ों वाली, उसमें क्या होता है, ब्लड आ जाता है, खून आ जाता है, या फिर घाव हो जाता है, मवाद आ जाती है। तो ये पायरिया के लक्षण हैं। उपचार में क्या है, विटामिन से युक्त आहार होते हैं। जैसे जो खट्टे फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो उनको विटामिन सी जो फल है, जो विटामिन सी युक्त आहार है, उनको लेने की सलाह देते हैं। इसके अंदर, पायरिया के अंदर। तो पायरिया क्या है, पायरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। नंबर 5 है कालाजार, जिसको ब्लैक फीवर भी कहते हैं आप। लिस्मानिया डोनावानी, लिस्मानिया डोनावानी एक नामक प्रोटोजोआ है, जिससे क्या होता है, ब्लैक फीवर होता है, जिसको कालाजार कहा जाता है। प्रभावित अंग क्या होता है इसका, अस्थि मज्जा, जो आपका बोन मेरो है वो क्या है, इसका प्रभावित अंग होता है। लक्षण क्या है इसके, तेज बुखार आना, क्योंकि नाम क्या है इसका, ब्लैक फीवर। तो फीवर क्या होता है, बुखार आना। वहाँ क्या होता है, मच्छर बालू मक्खी द्वारा, जो बालू मक्खी होती है उसके द्वारा ये फैलता है, वाहक का कार्य करता है। नंबर 6 है अफ्रीकन निद्रा रोग, जिसको बोलते हैं टिप्रोनोसोमियासिस, टिप्रोनोसोमियासिस इसको कहा जाता है, अफ्रीकन निद्रा रोग को। वाहक क्या है इसका, ट्रिप्रोसोमा गैम्बियंस, ये इसका वाहक है, इसके द्वारा ये फैलता है। अफ्रीकन निद्रा रोग ट्रिप्रोनोसोम गैम्बियंस के द्वारा फैलता है। इसके जो लक्षण हैं, अधिक नींद आना, अधिक नींद आना। एक प्रकार की मक्खी होती है जिसकी लार में क्या होता है, प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं। तो उसके काटने से क्या होता है, जो रोगी है उसको अत्यधिक नींद आती है। योनिशोध वेजाइनाटिस, योनिशोध वेजाइनाटिस, कान क्या होता है, ट्राइकोमोनास द्वारा होता है। ये एक परजीवी है, ट्राइकोमोनास प्रोटोजोआ। प्रभावित अंग क्या होते हैं, जननांग इसके क्या है, प्रभावित अंग हैं। जो योनिशोध है वो होता है महिलाओं में। तो ट्राइकोमोनास के द्वारा होता है। प्रभावित अंग क्या है इसका, जननांग है। तो ये क्या थे, प्रोटोजोआ जनित रोग थे। अब पढ़ते हैं अपन कवक जनित रोग है। कवक आप जानते हैं, फफूंद के नाम से आप जानते होंगे इसको। तो अचार होते हैं, रोटी होती है, डबल बेड है, डबल जो ब्रेड होता है उसके अंदर क्या होता है, फफूंद जम जाती है, वाइट वाइट सी बोलते हैं जिसको, तो उसको कवक कहते हैं। कवक या फंगी कहते हैं उसको, या जो साधारण बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, फफूंद कहा जाता है। इनके द्वारा भी क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए, यह मर्तोपजीवी, परजीवी या सहजीवी होते हैं। मर्तोपजीवी क्या होते हैं, किसी जो मरे हुए जीव जंतु उनके ऊपर पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, सहजीवी किसी के साथ में पाए जाते हैं। जैसे शैवाल है तो शैवाल के साथ पाए जाएंगे तो वो कहलाएंगे सहजीवी। सहजीवी का मतलब क्या होता है, साथ साथ जीवन यापन करना। जैसे पति पत्नी होते हैं तो क्या होते हैं, वो सहजीवी होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो वैसे ही कवक किसी के साथ अपना जीवन यापन करे, उसके साथ रहे, तो उसको क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। तो जैसे ये इंपॉर्टेंट है कि शैवाल व कवक के सहजीवी संबंध को लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन मोस्टली क्या होते हैं, लाइकेन क्या होते हैं, शैवाल प्लस कवक का सहजीवी संबंध। तो शैवाल के कवक के अंदर जो सहजीवी संबंध है वो कहलाता है लाइकेन। तो इसमें सहजीवी के अंदर क्या है, दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे जो शैवाल है वो तो क्या देता है, इसको भोजन देता है, तो जो कवक है उसको क्या देता है, रहने के लिए आवास देता है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है, सहजीवी है, साथ साथ जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, लाइकेंस कहलाएंगे। कवक के द्वारा अनेक रोग होते हैं। जैसे देखिए दाद, सुना हुआ, दाद नॉर्मल बीमारी है, देखते होंगे आप। कान क्या है, ट्राइकोफाइटोन लेरुकोमस कवक के द्वारा, ये कवक की प्रजाति है, ट्राइकोफाइटोन लेरुकोमस। प्रभावित अंग क्या है, त्वचा। जो दाद होता है किस पे होता है, त्वचा पे होता है ना, तो त्वचा क्या है, इसका प्रभावित अंग होता है। लक्षण क्या होता है, त्वचा लाल हो जाती है, रूखी सूखी हो जाती है, दाने हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो ट्राइकोफाइटोन लेमुकोमस है, इसके बाद दाद होता है। खाज क्या होता है, देखिए सारकोप्टस स्केबीज, सारकोप्टस स्केबीज के द्वारा क्या होता है, खाज होता है। ये भी क्या है, कवक द्वारा जनित रोग है। अंग क्या है, वही त्वचा। जो दाद है, खाज है, इसके अंदर क्या होता है, कवक द्वारा जनित रोगों के अंदर अधिकांश जो है आपकी त्वचा के संपर्क में बीमारियां पैदा होती हैं। लक्षण क्या है, त्वचा में खुजली होती है, सफेद दाग हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक कवक द्वारा जनित रोग है। अस्थमा देखिए, अस्थमा होता है जिसमें क्या होता है, जो सांस की बीमारी हो जाती है। एस्परगिलस फ्यूमिगेट्स कवक के द्वारा होती है।
एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स कवक के द्वारा होती है। जो प्रभावित अंग क्या है? फेफड़े हैं इसके। फेफड़े क्यों है? कि जो अस्थमा है सांस की बीमारी है, और फेफड़े क्या करते हैं? श्वसन का कार्य करते हैं। एथलीट फुट, एथलीट फुट है, एथलीट फुट। ट्राइफाइटोन, ट्राइफाइटोन नामक कवक होता है जिसके क्या होता है? एथलीट, एथलीट फुट। एथलीट फुट नामक रोग हो जाता है कवक द्वारा। लक्षण क्या है? त्वचा, पैरों की त्वचा का फटना, मोटा हो जाना। जो पैर की त्वचा होती है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, फट जाती है, वो किसके द्वारा होता है? वो एथलीट फुट होता है। फुट का मतलब क्या होता है? पैर। प्रभावित अंग देखिए, मुलायम अंग इसके क्या होते हैं? प्रभावित। जो आपके हाथ की हथेली है, पैर के नीचे की जो कोमल पार्ट है, वो इससे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं, इसको प्रभावित करती है। गंजापन देखिए आप, जो गंजापन होता है बहुत सी बार कवक के द्वारा क्या होता है? गंजापन भी हो जाता है। टीनिया कैपिटिस ये नाम का कवक है, इससे क्या होता है? इन्फेक्शन होता है सिर के अंदर, जिसमें क्या होते हैं? बाल उड़ जाते हैं, आदमी गंजा हो जाता है। अब देखिए कृमि, हेलमिंथेस जनित रोग। कृमि होते हैं, ऐसे कृमि होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। कृमि क्या होते हैं? धागे समान जंतु होते हैं, धागे समान जंतु होते हैं, तो उनको बोलते हैं कृमि। जो कीड़े बोलते हैं, पेट में कीड़े पड़ गए तो वो क्या है? वो कृमि होते हैं, जो हेलमिंथेस के नाम से जाने जाते हैं। तो कृमि के द्वारा होने वाले रोग देखिए, मनुष्य अथवा अन्य जानवरों के उदर मतलब पेट के अंदर केचुए, जिसे कृमि भी कहते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये ऐसे होते हैं, कोई ऐसे होते हैं, कोई ऐसे होते हैं। तो कृमि होते हैं धागे के समान। तो पहला रोग है वो हाथी पाँव है, जिसको आप फील पाँव रोग भी कहते हैं। कारण देखिए, संग स्केलमिंथीज, स्केलेमिंथीज कृमि वाउचेरिया से होता है। ये वाउचेरिया से होता है ये रोग। वहाँ क्या होता है? एडिज या क्यूलेक्स मच्छर है, इनके माध्यम से फैलता है ये। वहाँ क्या होता है? फैलाने वाला, जिसके कारण फैलता है वो क्या होते हैं? वो होते हैं वाउचेरिया से। लक्षण क्या है? हाथ, पैर, छाती, वृषण कोष में सूजन आ जाता है। जो आपका पैर है वो क्या है? सूज जाता है। हाथी का जैसा होता है ना पैर, चौड़ा चौड़ा लंबा, वैसे क्या होता है? इंसान का पैर हो जाता है, पैर सूज जाता है, इसलिए क्या कहते हैं? इसको हाथी पाँव रोग कहते हैं। उपचार क्या है? डाइथाइल कोबेंजीन नामक दवा का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 है बाला या नारू रोग। ये 10th क्लास की किताब में क्वेश्चन है कि नारू रोग किससे होता है? तो वो किसके द्वारा होता है? वो कृमि के द्वारा होता है। धागे के समान कृमि होते हैं जिनकी लंबाई 90 से 130 सेंटीमीटर लंबा होता है। कारण क्या है? डेंड्रकुलस मैंडिनेंसिस कवक के द्वारा, सॉरी कृमि के द्वारा होता है। लक्षण क्या है? त्वचा पर फोड़े या फुंसी हो जाती हैं। बचाव क्या है? पानी को छान कर या उबाल कर पीना चाहिए, क्योंकि जो कृमि होते हैं वो भी क्या होते हैं? पानी के अंदर पाए जाते हैं, तो दूषित भोजन होता है उसमें पाए जाते हैं। आगे देखिए एस्केरियासिस, एस्केरियासिस कारण क्या है? एस्केरिस लुम्बिफाइसिस ये इसका कारण है। इसके द्वारा ये संक्रमण क्या होता है? दूषित जल व भोजन के द्वारा। तो देखिए कवक के द्वारा प्रोटोजोआ जनित रोग है या जो हेलमिंथेस द्वारा जनित रोग है वो अधिकांश दूषित जल या दूषित भोजन के कारण ही होते हैं। छोटी आंत व पाचन तंत्र, सीधी सी बात है कि दूषित भोजन करेंगे आप तो जो आपका छोटी आंत है, जो आपका पाचन तंत्र है वो प्रभावित होगा। उपचार क्या है? स्वस्थता रखनी चाहिए। उपचार क्या है इसका? स्वस्थता रखनी चाहिए अपन को। टीनियासिस एक रोग है कृमि द्वारा। टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम संक्रमण कैसे होता है? सुअर का मांस खाने से। इसके चरण होते हैं, पहला और दूसरा चरण। तो जो इसका पहला चक्र है वो तो सुअर में होता है, सुअर के अंदर होता है उपस्थिति है टीनिया सोलियम कृमि। जब इसको मनुष्य खाता है तो दूसरा जो चक्र है संक्रमण चक्र वो होता है मनुष्य के अंदर पूर्ण होता है। वो प्रभावित अंग क्या है इसका? आते जो है आपकी वो प्रभावित अंग है आपका। देखिए नोट, कृमि संक्रमण हुकवर्म, पिनवर्म व टेपवर्म, जिसमें बेडेंजाजोल या एल्बेंडाजोल
मेबेंडाजोल या एल्बेंडाजोल नामक औषधि दी जाती है। तो जब कृमि नामक संबंधी बीमारियां होती हैं, बच्चों में भी होती है, तो उनको ये दवाइयाँ दी जाती हैं। एल्बेंडाजोल या मेलबेंडाजोल दोनों ही दवाएं कृमि रोग में काम आती हैं। अब आते हैं असंक्रामक रोग। पहले पढ़ लिया अपन ने संक्रामक रोग, अब पढ़ते हैं असंक्रामक रोग। जो क्या होते हैं, संचरित नहीं होते हैं, फैलते नहीं हैं, किसी एक व्यक्ति में है तो दूसरे व्यक्ति में नहीं आते हैं, इनका संचरण नहीं होता है। ये रोग किसी रोगाणु से नहीं होते हैं, जैसे जीवाणु है, बैक्टीरिया है, कवक है, प्रोटोजोआ है, कृमि, इनके द्वारा नहीं होते हैं, तथा इनका संचरण भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बैठा है, उसको छू लिया तो ये बीमारी फैल जाती है। तो छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, उनको कहते हैं असंक्रमण रोग, जिनका संचरण नहीं होता है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर कैंसर। कैंसर एक विशिष्ट जीन्स, प्रत्येक व्यक्ति में विशिष्ट जीन होते हैं। एक जीन है प्रोटो ऑन्कोजिन। प्रोटो ऑन्कोजिन के द्वारा क्या होता है, कैंसर उत्पन्न होता है। लक्षण क्या है, शरीर पर गांठ बन जाती है, विशिष्ट स्थानों पर लगातार बनी रहती है, जैसे जीभ पर, मुख, गुहा पर, छाती पर, गर्भाशय में। यहाँ पे क्या होता है, लंबे समय क्या होता है, गांठ बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, कैंसर उत्पन्न हो जाता है। जो जीन्स होता है प्रोटो ऑन्कोजिन, इनके द्वारा कैंसर उत्पन्न होता है। उपचार क्या है, शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये इसके उपचार हैं। नंबर 2 आता है ल्यूकेमिया, इसको बोलते हैं रक्त कैंसर। जो WBC होती है आपकी, उसकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। WBC व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, इस कारण ये रोग हो जाता है। एलर्जी, जैसे किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को मिट्टी से एलर्जी है, किसी को अलग प्रकार की चीज़ों से एलर्जी है, तो वो एलर्जी एक विशेष व्यक्ति तक ही रहती है, फैलती नहीं है, उनका संचरण नहीं होता है। तो एलर्जी क्या है, इसमें जो आपकी एंटीबॉडी है IgE, ये एलर्जी उत्पन्न करने वाली एंटीबॉडी होती है। इनकी संख्या क्या होती है, सामान्य से अधिक हो जाती है। ये आपकी एंटीबॉडी है, 5 प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, IgE, IgA, IgG, IgG, IgM, IgE। तो इस प्रकार की एंटीबॉडी अपनी बॉडी के अंदर पाई जाती है। तो ये एलर्जी को कंट्रोल करने वाली होती है, लेकिन इनकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होती है, एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। और किसी एक विशेष पदार्थ से क्या होता है, मनुष्य को एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी भी क्या है, एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। तो यहाँ पे आपने देखा कैंसर, ल्यूकेमिया और एलर्जी। आप एग्जाम में ये देखिएगा कि वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि असंक्रामक रोग कौन सा है, तो वो रोग फैलता है संचरण के माध्यम से, किसी बैक्टीरिया, जीवाणु या कवक के द्वारा फैलता है या नहीं फैलता है। उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा संक्रामक रोग है और कौन सा असंक्रामक रोग है। आगे देखिए, अब आते हैं आनुवांशिक रोग, जिनको बोलते हैं जेनेटिक रोग। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, जैसे दादा से पिता में आए, पिता से उनके बच्चों में आए, उनके बच्चों से उनके बच्चों में गए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग को कहा जाता है आनुवांशिक रोग। जनको मतलब क्या है, माता पिता। तो जनक कौन है, आपके माता पिता हैं। माता पिता से संतान में होने वाली बीमारियां या रोगों को आनुवांशिक रोग कहते हैं। यह रोग पीढ़ी संचयित होते हैं। पीढ़ी संचयित मतलब कैसे, ये दादा में थे, दादा से उनके पिता में, उनके बेटे में आए, उनके बेटे से उनके बेटों में आए, उनके बेटे से उनके बेटों में आ गए। तो ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, इनको बोलते हैं आनुवांशिक रोग। तो नंबर 1 है इसके अंदर, वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, जिसको आप शाही रोग कहते हैं। हीमोफीलिया जो बीमारी है, इसके अंदर क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। जिसके भी हीमोफीलिया बीमारी है, किसी के लग जाती है, चोट लग जाती है, तो क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है और कंटिन्यू क्या होता है, ब्लड बहता है, जिसके कारण क्या होता है, कमजोरी आ जाती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये एक प्रकार का शाही रोग है। शाही रोग क्यों कहते हैं, बताएंगे अभी आपको। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रुधिर का थक्का नहीं बनता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है। आपको यहाँ पे देखना है कि रुधिर का थक्का, जो थक्का होता है रुधिर का, जो क्लोटिंग होती है, वो क्या होता है, नहीं बनती है। तो आपको 3 बातें रखनी है ध्यान में। एक तो आनुवांशिक बीमारी कौन सी है, हीमोफीलिया, जिसके कारण रुधिर का थक्का नहीं बनता है। एक विटामिन के, अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी, उसमें भी क्या होगा, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा। एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन,
तो ये तीनों ही चीज़ें क्या करती हैं, अगर इसकी कमी हो जाती है, प्रोटीन की अनुपस्थिति या कमी हो जाती है तो थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी हो जाएगी तो थक्का नहीं बनेगा, क्योंकि विटामिन क्या करता है, रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये भी क्या करता है, रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है। रोगवाहक क्या होती है इसकी, स्त्रियां जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो क्या होती हैं इसकी रोगवाहक, उनके माध्यम से ये फैलता है। यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में सबसे पहले पाया गया था। अब ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया है वो क्या है, रॉयल ब्लड से है, मतलब उनका जो ब्लड है वो रॉयल है, मतलब राजा राजशाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं या संबंध रखती हैं। तो सबसे पहले जो रोग पाया गया वो विक्टोरिया महारानी के अंदर पाया गया। तो इस कारण जो हीमोफीलिया रोग है इसको शाही रोग कहते हैं। शाही रोग कौन सा है, शाही रोग का मतलब क्या है, हीमोफीलिया क्या है, एक प्रकार का शाही रोग है, क्योंकि सबसे पहले कहाँ पाया गया, रानी विक्टोरिया के अंदर पाया गया। नोट, यदि रोगी पुरुष सामान्य महिला से विवाह करता है, पुरुष क्या है, रोगी है, हीमोफीलिया से ग्रसित है, वो यदि सामान्य महिला से विवाह करता है तो उसमें क्या होता है, जो लड़कियां पैदा होती है वो सब क्या होंगी, रोगी पैदा होंगी, लेकिन जो लड़के होंगे वो रोगी पैदा नहीं होंगे। तो उनके पैदा होने वाली संतानों में से सभी लड़कियां क्या होंगी, रोगी होंगी, और सभी लड़के क्या होंगे, सामान्य पैदा होंगे। वह कौन हो गई, किसके माध्यम से फैलेगा, वो महिलाओं के माध्यम से फैलेगा, क्योंकि एक रोगी पुरुष की शादी होती है सामान्य महिला से, तो रोगी कौन है, पुरुष है। तो इनसे उत्पन्न जो संतानें होंगी तो इसमें जो लड़के हुए तो वो तो रोगी नहीं होंगे, और जो लड़कियां होंगी वो क्या होंगी, सभी रोगी होंगी। तो वाहक के रूप में किसने कार्य किया, महिलाओं ने काम में किया। तो ये एक तथ्य है जो एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 2 है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको। वर्णांधता क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं वर्णांधता को। तो इसमें क्या होता है, जो लाल और हरा रंग होता है, लाल और हरा, इस रंग के अंदर क्या होता है, विभेद नहीं कर पाता है। तो ऐसे रोग से ग्रसित व्यक्ति कभी भी जो कार ड्राइव, बाइक ड्राइव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपने ट्रैफिक सिग्नल पे देखा होगा कि लाल और हरी बत्ती होती है, तो अब उनको डिफरेंस ही पता नहीं है कि लाल कब हो गई, हरी कब हो गई। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, जो कार्स होते हैं, बाइक्स होते हैं, इनको नहीं चलाते हैं, क्योंकि चलाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, चालान हो जाएगा। क्योंकि जो ट्रैफिक लाइट वो कैसी होती है, लाल और हरी होती है, तो उनको सिग्नल ही नहीं पता कि लाल हो गई या हरी हो गई, तो वो क्या गाड़ी चलाएंगे। तो जो वर्णांधता है इसके अंदर क्या होता है, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है रोगी। थैलीसीमिया, ये भी क्या होता है, अनुवांशिक रुधिर विकार है। जो ब्लड में बीमारी होती है थैलीसीमिया, ये क्या होता है, यदि एक पीढ़ी में है तो लगातार पीढ़ी में चलती रहती है। सिकल सेल रुधिर क्षीणता, रक्त में ऑक्सीजन की कमी से आरबीसी सिकुड़कर क्या हो जाती है, असियाकार हो जाती है। जो ऐसी हो जाती है असियाकार, आपने जो देखी दराती के समान हो जाती है, असियाकार हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर या सिकल सेल रुधिर क्षीणता, तो क्या होता है, जो रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो आरबीसी कणिकाएं होती हैं उनका आकार सिकुड़ जाता है और असियाकार हो जाता है। तो किस रोग के अंदर आरबीसी जो कणिकाएं हैं वो असियाकार हो जाती हैं, तो वो है सिकल सेल रुधिर क्षीणता। अब आता है गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रों के कारण होने वाले विकार या गुणसूत्र से संबंधित रोग। तो इसमें देखिए आप, जो मनुष्य होता है उसके अंदर 46 क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जिसमें क्या होता है 22 तो क्या होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं, और एक जोड़ी क्या होता है, वो होता है लिंग गुणसूत्र होता है। तो टोटल मिला के क्या हो गए, 23 जोड़े। अब 23 जोड़े मतलब 46 क्रोमोसोम हो गए, 46 गुणसूत्र हो गए। तो देखिए अलग अलग प्रकार के गुणसूत्रों से अलग अलग प्रकार की बीमारी हो जाती है। जैसे पेशीय दुष्पोषण, अब पेशीय दुष्पोषण कैसे होता है, पेशीय दुर्बलता एक्स गुणसूत्र के कारण। जो एक्स गुणसूत्र है इसमें क्या हो जाती है, इसमें परिवर्तन हो जाता है, जिनों की संख्या में हेरफेर हो जाती है, तो इसके कारण क्या होता है, पेशीय दुष्पोषण मतलब पेशीय दुर्बलता आ जाती है। एडवर्ड सिंड्रोम, जो 18 गुणसूत्र है उसमें क्या होता है, 2 है 18 गुणसूत्र, उसमें क्या होता है 2 की जगह 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है
एडवर्ड सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम जो मादा है, तो मादा में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो मादा होती है उसमें क्या होता है 44 प्लस SX, और जो पुरुष होता है उसमें क्या होता है 44 प्लस XY। तो जो मादा होगी उसमें ये X है, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, ये XO हो जाएगा, मतलब एक गुणसूत्र की कमी हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। पटाओ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र में उत्परिवर्तन या कमी के कारण। डाउन सिंड्रोम वो होता है 21वें गुणसूत्र की कमी के कारण। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत सी बार कि एडवर्ड कब होता है, टर्नर कब होता है, पटाउस कब होता है, डाउन सिंड्रोम कब होता है। एक आता है क्राई टू कैट, क्राई टू कैट। तो क्राई टू कैट का मतलब क्या है, जो बच्चा होता है तो बच्चा क्या करता है, बिल्ली के समान आवाज से रोता है, बिल्ली के समान आवाज निकलता है, उसको बोलते हैं क्राई टू कैट। ये क्या होता है, जो 5वां गुणसूत्र होता है, 5वां जो गुणसूत्र होता है उसका जो कुछ भाग है, भाग टूट जाता है, उससे क्या होता है क्राई टू कैट नामक बीमारी हो जाती है, जिससे जो बच्चा होता है नवजात शिशु वो बिल्ली के समान आवाज करके रोता है। तो ये गुणसूत्रीय विकार है। यहाँ से अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि पेशी दुष्पोषण, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तो इस प्रकार के एक ट्रिक है इसको याद करने की कि 13 में पटाया, 18 में ऐड किया और 21 में डाउन हो गया। तो 13 में क्या है पटाया मतलब पटाओ सिंड्रोम, 18 में क्या किया ऐड किया मतलब एडवर्ड सिंड्रोम, और 21 में क्या किया डाउन हो गया, तो इसका मतलब डाउन सिंड्रोम। तो ये ऐसे याद करने की ट्रिक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एक आता है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। नर में मादाओं के लक्षण इस प्रकार के नर नपुंसक व बंदे हो जाते हैं। जो नर होते हैं उनके अंदर क्या होता है 44 प्लस XY होता है, लेकिन क्या होता है एक X अधिक आ जाता है, जिससे क्या होता है जो मादाएं हैं उनके लक्षण दिखाई देते हैं, उनके शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है नपुंसक या बंदे हो जाते हैं नर। अब आता है पशुजन्य रोग। तो पशुओं में भी अनेक रोग विभिन्न प्रकार के रोग जनकों से होते हैं, जैसे मनुष्य में होते हैं ना जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, कवक के द्वारा, वैसे ही जो पशु होते हैं उनमें भी रोग होते हैं। तो देखिए खुरपका या मुंह पका रोग, ये क्या है वायरस जनित रोग है, सभी पालतू पशुओं में होता है। पोकनी क्या है वायरस जनित रोग है, गाय भैंस भेड़ सुअर में होता है। गिल्टी रोग जीवाणु जनित रोग है, गाय भैंस बकरी भेड़ व घोड़ा में होता है। थनैला रोग जीवाणु जनित रोग है, सभी पालतू पशुओं को थन प्रभावित, दूध देने वाला भाग है जानवरों का वो प्रभावित होता है थनैला रोग से। थनैला मतलब क्या है थन, दूध कहाँ से आता है थनों से आता है, गाय भैंस बकरी, तो वो क्या करते हैं प्रभावित हो जाते हैं। आफरा रोग आपने देखा हो कि पेट फूल जाता है, उसको कहते हैं आफरा रोग, गांव में कहते हैं आफरा, तो उसका मतलब पेट फूल जाता है। तो दूषित आहार लेने से क्या होता है वो आफरा रोग हो जाता है। जो प्रभावित होते हैं जुगाली करने वाले जो जंतु हैं, गाय है भैंस है ऊँट है, तो वो क्या करते हैं जुगाली करते हैं, पहले उस चीज़ को निगल लेते हैं, बाद में क्या करते हैं उसको वापस मुंह में लाते हैं और चबाते हैं, उनको बोलते हैं जुगाली करना, उसको बोलते हैं रूमिनेट्स। रूमिनेट्स किसको कहते हैं, रूमिनेट जंतु का मतलब क्या है जो जंतु जुगाली करते हैं, जैसे तो वो कहलाते हैं रूमिनेट्स। मानव स्वास्थ्य को अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। जो मानव स्वास्थ्य है उसको अन्य कारक भी क्या करते हैं प्रभावित करते हैं, जैसे दूषित जल। तो दूषित जल से क्या होता है अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे बताया कि बहुत से प्रोटोजोन्स होते हैं, कृमि होते हैं, कवक होते हैं, जीवाणु विषाणु होते हैं। तो इसमें क्या होता है हमेशा अपन को क्या करना चाहिए स्वच्छ पानी का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक दिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, जो लगभग बोलते हैं कि 3 से 4 लीटर या 2 से 3 लीटर प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। दूषित जल से हैजा पेसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। मोटापा देखिए, जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर में एकत्रित होकर हानिकारक प्रभाव डालती है तो मोटापे से हृदयघात रोग, मधुमेह, श्वास समस्या बीमारियां हो जाती हैं। जो जंक फूड खाते हैं लोग, अधिकांश जंक फूड जैसे चाउमीन है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, इनको कहा जाता है जंक फूड। तो इनके अधिक सेवन से क्या होता है मोटापा हो जाता है, जिससे ये मधुमेह, श्वास संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। शरीर भार सूचकांक, इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स BMI।
मानव भार व लंबाई का अनुपात, कि आपका भार कितना है और आपकी लंबाई कितनी है, इसको बोलते हैं आप BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो एक इंडेक्स होता है कि आपका जितना वेट है और उतनी हाइट होनी चाहिए आपकी। तो मान लो उसकी हाइट है 5 फुट, लेकिन उसका वेट क्या है 100 kg है, तो वो किस श्रेणी में आएगा, वो मोटापे की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार BMI होती है। जब 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर के बीच हो तो मोटापा पूर्व स्थिति होती है, मतलब मोटापा नहीं है। लेकिन जब 30 किलोग्राम और मीटर स्क्वायर से अधिक हो तो मोटापा हो जाता है। वही भार और लंबाई का अनुपात है कि लंबाई कितनी है, लंबाई अगर 6 फीट है और मान लो वेट 40 kg है तो किस में आएगा, वो दुबलेपन की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर लंबाई क्या है 6 फीट है लेकिन उसका वेट क्या है 120 kg है तो किस में आएगा, वो मोटापे की श्रेणी में आएगा। या वेट 100 kg है तो मोटापे की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार ये इंडेक्स होता है कि जितना आपका बॉडी हाइट है या बॉडी वेट है उसके अनुसार आपकी हाइट होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। रक्तचाप जिसको बोलते हैं आप BP, आजकल नॉर्मल बीमारी है BP, हर किसी का BP बढ़ जाता है नॉर्मली। तो ये जो रक्त वाहिनी क्या होती हैं, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। जो आपका ब्लड है वो रक्त वाहिनियों में बहता है, तो वो जो वाहिनियां होती हैं उन पर कितना दाब डालता है उसको कहा जाता है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक या डायलिस्टिक रक्तचाप के रूप में मापा जाता है। सिस्टोलिक C और डायलिस्टिक D के रूप में मापा जाता है। दो मापन की प्रक्रिया है, सिस्टोलिक और डायलिस्टिक। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक कितना होता है 90 से 120 के बीच में होता है और डायलिस्टिक कितना होता है 60 से 80 मिलीलीटर के बीच में होता है। तो ये जो 80 और 120 का रेशो है ये क्या है, ये सामान्य रक्तचाप की स्थिति है। सामान्य जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है, वो 80 से 120 होता है। सिस्टोलिक कितना होता है 120 होता है और डायलिस्टिक कितना होता है, वो होता है 80। तो एक व्यक्ति की जो कंडीशन है स्वस्थ कंडीशन BP की वो क्या है 120/80। 120 क्या है सिस्टोलिक और 80 क्या है डायलिस्टिक की मात्रा है। रक्तचाप मापने का जो यंत्र है इसको बोलते हैं स्पेनोगाइनोमीटर। स्पेनोगाइनोमीटर ये रक्तचाप मापी है, ये जो BP नापने में काम आता है। आपने देखा होगा एक बॉक्स होता है जिसमें पारा भरा होता है और इसको पुश करते हैं तो उसमें क्या पारा चढ़ता है, फिर उससे BP नापते हैं। आजकल क्या है इलेक्ट्रॉनिक आ गए, उसको लगाया बटन दबाया और आपकी BP नप गई। तो जो पहले मीटर आता था उसको बोलते थे स्पेनोगाइनोमीटर, रक्तचाप मापी कहते थे। 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार क्या किया था, रक्तचाप मापा था किसके अंदर, घोड़ों के अंदर। 1883 में कॉपलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया कि रक्तचाप क्या होता है, इसकी परिभाषा किसने दी, वो दी कॉपलन ने। ये जो रक्त होता है वो रक्त वाहिनिकाओं की दीवारों पर क्या करता है, दबाव डालता है, उसको क्या बोलते हैं रक्तचाप कहते हैं या ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो दो कंडीशन होती है, एक तो होता है हाई, एक होता है लो। तो ब्लड प्रेशर लो और हाई, यदि ये सिस्टोलिक और डायलिस्टिक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं हाई, और इनकी मात्रा कम हो जाती है, जैसे 90 से कम हो गई तो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लेकिन 120 से ज़्यादा गई तो उसको बोलते हैं हाई। तो ये दो प्रकार की कंडीशन होती है, BP लो, BP हाई। नशीले पदार्थ, जैसे नशीले पदार्थ के सामान भी क्या होता है, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ और उनके कुप्रभाव, जैसे गुटखा होता है, तो गुटखा क्या होता है, चूना होता है, कत्था होता है, और भी क्या होते हैं बहुत सारे, उसके अंदर एल्केलॉइड्स होते हैं, निकोटीन होता है। तो ये भी क्या होते हैं, नशीले पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तंबाकू, तंबाकू आप जानते हैं, तंबाकू पादप निकोटिना टोबेकम कुल क्या है, इसका सोलेनेसी है कि पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। पत्तियों में क्या होता है, 1 से 8% निकोटीन नामक एल्कोइड पाया जाता है। जो निकोटीन है ये क्या है, एक प्रकार का मादक पदार्थ है, जिससे क्या होता है, नशा आता है। मदिरा, जो शराब होती है, उसका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है, C2H5OH। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मदिरा में मुख्य घटक कौन होता है, तो वो होता है एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2H5OH होता है। अफीम देखिए, अफीम पादप पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से बनता है।
पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लिया था कि अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पेपेवर सोमनिफेरम। के दूध को सुखाया जाता है जिससे क्या होती है, अफीम बनता है। लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स मतलब नशीले पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। इनमें से मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिस, पेपरिन प्रमुख हैं। ये एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं अफीम के अंदर। और जो अफीम का उपयोग होता है वो दवाइयों में भी किया जाता है। मॉर्फिन व कोडीन क्या है, दर्द निवारक दवा बनाने में काम लेते हैं। जो मॉर्फिन और कोडीन है ये एल्केलॉइड्स होते हैं जो किस में मिलते हैं, अफीम के अंदर पाए जाते हैं। तो जो मॉर्फिन और कोडीन है इनसे क्या होती है, पेन किलर जो टेबलेट्स आती है, दवाइयाँ आती हैं, वो बनाने में काम में ली जाती है। अन्य नशीले पदार्थ देखिए, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD, लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइल, ये LSD होता है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिससे क्या होता है, नशा होता है। हेरोइन या स्मैक एक प्रबल ओपियोइड औषधि है, प्रबल एल्कोहॉइड औषधि है हेरोइन या स्मैक। इसका जो रासायनिक नाम है वो डाइसेटाइल मॉर्फिन या डाइमॉर्फिन है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था LDC 2013 में कि हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है, तो वो क्या है, डाइमॉर्फिन है। LDC में क्वेश्चन आया हुआ है कि हेरोइन या स्मैक का रासायनिक नाम क्या है, तो डाइमॉर्फिन है। रासायनिक सूत्र क्या है, C21 H23 NO5, ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है। उत्पत्ति कैसे होती है, जो पेपेवर सोमनिफेरम है, जो आपका अफीम है, पॉपी के पादपों को कच्ची फूल की कली को सूखने पर लेटेक्स क्या होता है, दूध प्राप्त किया जाता है। इससे क्या होता है, अफीम हेरोइन या स्मैक प्राप्त की जाती है। इन सभी पादपों से मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है और हानिकारक रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, लिडेन, DDT, मेथियन वो क्लोरोपाइरिफॉन्स कैंसर, स्नायु प्रजनन संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स होती है तो उसमें भी क्या होते हैं, हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण में समय इसमें क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है, जो क्या करता है, सीधे ही दांतों पर प्रभाव डालता है, जिससे क्या होते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। तो इन सभी के उपयुक्त बचाव से क्या हो सकता है, मानव स्वस्थ हो सकता है। जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें 10 PPT की मात्रा से क्या होता है, लेड, शीशा भी मिलाया जाता है, तो क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये भी क्या है, चीज़ें तंबाकू है, मादक पदार्थ हैं, तो ये भी क्या है, स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। तो ये आपका टॉपिक था मानव स्वास्थ्य, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, पशुजन्य रोग, और जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं बहुत सारे। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगामी कक्षाओं में हम नई कक्षा से आपके से फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।